सभी को नमस्कार। देखिए आरटी का हमने पहला पार्ट पढ़ा, सेकंड पार्ट पढ़ा, अब उसके बाद मैं लेके आया हूँ थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट जो हमारा चल रहा था वो था आरटी के अंदर धारा 12 से शुरू होने वाला हमारा अध्याय, जो सबसे बड़ा अध्याय है और अध्याय नंबर 4। तो इसी तरह से देखिए हम देखेंगे अपने इसके अंदर अध्याय नंबर 4। और जो अध्याय जो 4 है देखिए उसका नाम है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। तो याद रखना विद्यालय और शिक्षकों के देखिए उत्तरदायित्व कौन से अध्याय में दिए गए हैं, अध्याय 4 के अंदर दिए गए हैं। और इसके अंदर ही देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसकी धारा 12। इसको याद करने का तरीका यह है, या तो प्राइवेट स्कूल वाले 25% का नियम लागू कर दे, नहीं तो उनका 12वां हो जाएगा। 12वां का मतलब उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अर्थात उन्हें देखिए 25% असुविधाग्रस्त, निःशक्त जन और उसके अलावा दुर्बल वर्ग के बच्चों को कुल देखिए जो उनके पास सीट है कक्षा 1 में उसके 25% प्रवेश देना ही पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, जो निजी विद्यालय हैं, निजी विद्यालय प्रथम कक्षा ठीक है में प्रवेश कक्षा की कुल संख्या के 25% प्रवेश दिया जाएगा। मैं और क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए देखिए अभी जो नियमावली जारी की गई है 18 मई 2021 को, उस नियमावली में यह कहा गया है जो कक्षा 1 में जितना नामांकन है देखिए यानी प्रवेश सीट है उनके पास, प्राइवेट स्कूल वाले जैसे मैं बात कर रहा हूं, किसी स्कूल वाले के पास देखिए 100 सीट है। कितनी सीट है? 100 सीट। इन 100 सीटों के 25% तो देखिए उन्हें कौन से बच्चों को देना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में बताए थे 3 टाइप्स ऑफ चाइल्ड, जिनमें से एक था असुविधाग्रस्त, दूसरा दुर्बल वर्ग और तीसरे की यदि मैं बात करूं निःशक्त जन, जिसे हम कहते हैं दिव्यांग जन। उन बच्चों को प्रवेश देना पड़ेगा कितने परसेंट? 25। अब बच गए हमारे पास 75%। ये प्राइवेट स्कूल वाला चाहे जिसको प्रवेश दे सकता है। बात आती है कि जो 25% बच्चों को एडमिशन दिया है उनका प्राइवेट स्कूल को पैसे कौन देगा फीस के? वो पैसे देगी समुचित सरकार द्वारा। किसके द्वारा प्रावधान किया गया? समुचित सरकार द्वारा उसका पुनर्भरण किया जाएगा। तो 12 के नियम फर्स्ट में 25% का नियम, 12 के देखिए सेकंड में यदि हम देखते हैं फीस का पुनर्भरण किया जाएगा किसके द्वारा? समुचित सरकार द्वारा। ये प्रावधान किया गया है इसमें। और उसके बाद तीसरे नंबर पर कहा गया है जो ये निजी विद्यालय है इस विद्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध कराना। इससे जब कभी भी सरकार कोई सूचना मांगेगी ये तुरंत उपलब्ध कराएगा। यदि ये स्कूल सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो इसे फीस का पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, धारा 12 प्राइवेट स्कूल के लिए खतरा है। ये क्यों है खतरा? क्योंकि देखिए उस स्कूल के ऊपर देखिए कार्रवाई हो सकती है यदि वो सूचना उपलब्ध नहीं कराए। दूसरी एक बात है, अगर वो 25% एडमिशन नहीं देता है तो धारा 12 का सीधा उल्लंघन माना जाता है। और यदि वो 25% देता है तो देखिए सरकार द्वारा फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। उसके लिए कमेटी गठित की जाती है और अधिकारियों को भेजा जाता है, वो जांच करके आते हैं कि 25% नियम को लागू भी किया है या नहीं। तो धारा कौन सी है? 12। इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है इससे देखिए कई बार। धारा 13 पर चलते हैं। धारा 13 के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात की, प्रवेश पर कोई फीस नहीं होगी, कैपिटेशन शुल्क नहीं लागू किया जाएगा, प्रवेश पर कोई फीस नहीं लेगा। दूसरी चीज कहा गया है इसके अंदर, प्रवेश परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। पहले प्राइवेट स्कूल वाले देखिए प्रवेश के ऊपर क्या लेते थे? फीस ले लिया करते थे। दूसरा देखिए प्रवेश के नाम से एक प्रोस्पेक्टस को बेचा करते थे और कहते कि बच्चे का टेस्ट लेंगे तब हमें एंट्री देंगे। यहाँ देखिए प्रवेश के ऊपर न तो फीस दी जाएगी और न प्रवेश परीक्षा दी जाएगी। और ये जो स्क्रीनिंग जो होती है यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि कोई स्कूल वाला फीस लेता है तो सीधा सा प्रवेश शुल्क लेता है, जितना शुल्क लिया था उसके 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। मान लीजिए उसने 1000 रुपए लिए हैं तो उसे 10 से गुना कर दीजिए, 10,000 रुपए का देखिए उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। धारा कौन सी है?
13। याद रखना, मैं फिर पूछूंगा आगे, धारा 13 के भाग 1 में क्या कहा गया, प्रवेश शुल्क की बात कही गई है। यदि वो प्रवेश परीक्षा ले लेता है तो प्रवेश परीक्षा के अंदर देखिए पहली बार में 25,000 रुपए का जुर्माना होगा, पहली बार। फिर भी देखिए वो नहीं मानता है और वो फिर दोबारा से परीक्षा आयोजित करवा भी लेता है तो देखिए उससे कितने रुपए लिए जाएंगे, 50,000 रुपए लिए जाएंगे। याद रखना, 25,000 और उसके बाद कितना है, 50,000 रुपए। इस तरह से देखिए यहां पर जुर्माने की व्यवस्था की है, धारा 13(2) के अंदर कहा गया है। कितना, 25,000 फिर 50,000 और यहां पर फीस 10 गुना। अभी तक इससे पहले आपने जितनी धाराएं पढ़ी वहां दंड का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि वहां कोई राशियां तय नहीं की हुई थी, अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी बात कही गई थी। लेकिन पहली बार देखिए धारा 13 में किसका प्रावधान किया गया है मित्रों, किसका, और वो है दंड का। पहला 10 गुना और उसके बाद 25 और उसके बाद 50,000। आगे बढ़ते हैं धारा 14 के अंदर। देखिए धारा 14 का प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन, एडमिशन के अंदर या प्रवेश के लिए आयु का सबूत, प्रवेश के लिए आयु का सबूत, इसका प्रावधान किया गया है धारा कौन सी के अंदर, 14 के अंदर। क्या कहा गया है, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाए, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में बच्चे देखिए ये कहें कि बहुत सारे अशिक्षित परिवार हैं, वो लोग देखिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं और बिना जन्म प्रमाण पत्र के बच्चे को स्कूल से वंचित नहीं किया जा सकता। याद रखना, अगर बच्चा आता है और कहता है मेरी उम्र ये है, अपनी आयु की घोषणा करता है और उसके बाद उसे प्रवेश दिया जाएगा, किसके आधार पर, उम्र के आधार पर, लेकिन फिर भी उसे एक कागज तो देना ही होगा। जन्म प्रमाण पत्र के अलावा क्या देना है, ये राजस्थान में तय किया गया ये नियमावली। राजस्थान में जो नियमावली है उसमें कहा गया है या तो नर्स या दाई या एएनएम का अभिलेख रिकॉर्ड की कॉपी ले आए। सीधा सा है, देखिए नर्स जहां उसका जन्म हुआ है वो नर्स देखिए अपने रिकॉर्ड में वो करती है, या एएनएम के यहां हुआ है देखिए प्रसव, तो देखिए वो उसके रिकॉर्ड में भी होगा। या देखिए ग्रामीण परिवेश में न तो नर्स थी और न एएनएम थी, तो कोई दाई तो होगी, तो दाई के द्वारा भी उसका रिकॉर्ड रखा जाता होगा, तो उससे भी वो लिखवा कर लिया ये बच्चा कि इस दिनांक को इसका जन्म हुआ। दूसरा देखिए आंगनबाड़ी में भी रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड को कहा जाता है हिंदी में अभिलेख, आंगनबाड़ी से लिखवा लाए भाई। उसके अलावा आंगनबाड़ी भी नहीं हो तो देखिए आधार कार्ड बनवाया होगा, बच्चे का आधार कार्ड लिया हो भाई। अगर ये भी नहीं है तो माता पिता या संरक्षक द्वारा आयु की घोषणा का क्या दे दिया जाए, शपथ पत्र। घोषणा का क्या दिया जाए, शपथ पत्र दे दिया जाए, प्रवेश दिया जाएगा बच्चे को। ये सब चीजें जब मांगी जाएंगी जब बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो, लेकिन बच्चे को मना नहीं कर सकते आप स्कूल से, वो कुछ ना कुछ तो लाएगा दस्तावेज, उसके आधार पर आपको क्या देना है, प्रवेश। धारा 15 देखिए, बहुत अच्छी धारा है, नो डिनाइन ऑफ एडमिशन, प्रवेश से इनकार नहीं किया जाए बच्चे को, प्रवेश से इनकार नहीं किया जाए, नो डिनाइन, ठीक है ना, प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। और अब देखिए इसके अंदर देखिए विद्यालय प्रवेश अवधि के बाद भी प्रवेश देगा। जैसे मान लीजिए प्रवेश तिथि, स्कूलों में प्रवेश तिथि निश्चित कर दी गई और हम प्रवेश दिया देंगे जैसे 31 जुलाई तक ही भाई। अब बच्चा देखिए आपके पास आ जाता अगस्त में, तो क्या उसको एडमिशन देंगे या नहीं, आरटी कहती है प्रवेश अवधि के बाद भी प्रवेश दिया जाएगा। कितने माह तक, 6 माह तक की छूट दी गई है प्रवेश के लिए, यानी प्रवेश विस्तारित अवधि की छूट कितने माह तक दी गई है। जैसे जुलाई में होता है तो उसको 6 महीने तक, जैसे 31 दिसंबर 31 जनवरी तक इसे क्या किया जाए, एक्सटेंड किया गया है। ये परीक्षा में पूछा गया था कि प्रवेश के अंदर विस्तारित अवधि कितनी मानी गई है, 3 माह, 6 माह, 8 माह, 12 माह, ऐसे ऑप्शन आते हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, कितनी अवधि देखिए एक्सटेंडेड की गई है, 6 माह तक विस्तारित अवधि बताई गई है, बच्चे को प्रवेश दिया जाए। धारा 16 और धारा 16 के अंदर देखिए बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए गए। नए बच्चे को फेल किया जाए, नए बच्चे को स्कूल से निकाला जाए,
इसका प्रावधान किसमें किया गया है? धारा देखिए 16 के अंदर किया गया है, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, अर्थात प्रोहिबिशन ऑफ द होल्डिंग्स बैक एंड द एक्सप्लेशंस। तो सीधा सा देखिए इसका सा नो डिटेंशन पॉलिसी, क्या कहते हैं इसको? नो डिटेंशन पॉलिसी कहा जाता है। बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं किया जाए और दूसरा नए बच्चे को स्कूल से निकाला जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं 25 राज्यों के शिक्षा मंत्री एक ही सुर में और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, यानी MHRD के पास, और कहते हैं कि इस धारा में संशोधन किया जाए, क्योंकि इस धारा के कारण देखिए शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है और दूसरा हमारे शिक्षक पढ़ाने पर भी जोर नहीं दे रहे हैं और बच्चा पढ़ने पर जोर नहीं दे रहा है, दोनों में ही कमियां आ रही हैं और यानी क्वालिटी एजुकेशन डाउन हो रही है। बच्चा ये सोचता मैं फेल नहीं हो सकता, टीचर ये सोचता है कि मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, बच्चे को फेल कर नहीं सकता। इसलिए 25 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने लिखा MHRD को इसमें संशोधन किया जाए और MHRD में इसमें संशोधन कर दिया है। दोस्तों याद रखना 11 जनवरी 2020 को जो संशोधन किया गया है वो संशोधन ये किया गया है 5वीं और 8वीं। कौन कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? 5वीं और 8वीं में बच्चे को फेल नहीं, रोकने की प्रक्रिया, रोकने की प्रक्रिया, प्रोसेस और प्रक्रिया देखिए इसके अंदर जो बताई गई है वो देखिए बच्चे को देखिए रोकने के लिए कहा गया 5वीं और 8वीं के अंदर देखिए बच्चे की हर 2 माह बाद दोबारा से परीक्षा ली जाए और दोबारा परीक्षा ले, फिर बच्चा वो देखिए न्यूनतम स्तर को प्राप्त नहीं करता है तो फिर 2 महीने और दिए जाएं बच्चे को विशेष प्रशिक्षण के साथ। फिर भी देखिए सेकंड टाइम वो बच्चा न्यूनतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर देखिए उसके लिए लिखा जाए राज्य सरकार को या उच्च अधिकारियों को, फिर वहां से परमिशन यदि मिल जाती है उस बच्चे को रोकने की तो अब रोका जा सकता है। इतना आसान कार्य नहीं है बच्चे को रोकना, प्रारंभिक शिक्षा से वंचित करना। तो ये धारा कौन सी है? धारा 16। अब आती है धारा 17 और धारा 17 अध्यापक के लिए खतरा। याद रखना खतरा कैसे? बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। और बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि बच्चों का देखिए घर वालों ने नाम निकाल के भेजा है तो नाम से ही संबोधन किया जाए बच्चे का। ये यहाँ प्रावधान किया गया धारा 17 के अंदर, अर्थात शारीरिक, मानसिक और शाब्दिक प्रताड़ित न किया जाए बच्चे को। और अगर कोई अध्यापक इस तरह की प्रवृत्ति करता है तो उसे देखिए डिसिप्लिनरी एक्शन के माध्यम से उसके खिलाफ क्या की जाएगी? कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी नियमों के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, अब देखते हैं धारा 18। धारा 18 में कहा गया बिना अनुमति के कोई विद्यालय नहीं खोल सकता। पहले खोल लिया करते थे, अब कहा गया पहले अनुमति लेंगे सरकार से। कौन सी सरकार? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या संघ राज्य सरकार, जो भी जिसके अधीन आता है। तो बिना सरकार की अनुमति के क्या नहीं खोला जाए? स्कूल नहीं खोला जाए। यदि कोई खोल लेता है, धारा 13 में दंड था, अब दंड आ गया धारा 18। कोई यदि खोलता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना। उसके बाद भी जुर्माना होने के बाद भी यदि वो चलाता है 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से और जुर्माना लगेगा। अगर कोई व्यक्ति स्कूल खोलता है 1 लाख रुपए का जुर्माना, फिर भी देखिए उस जुर्माने के बाद भी यदि वो स्कूल चलाता है, रनिंग कर देता है तो पर डे उसके कितने लगेंगे? 10,000 रुपए का देखिए जुर्माना लगेगा। तो ये धारा कौन सी थी? 18। बिना अनुमति के कोई स्कूल नहीं खोल सकता। धारा 19, इसके अंदर देखिए कुछ विद्यालय के मान और मानक तय किए गए हैं। मानक और मापदंडों को मैं आपको एक सारणी के रूप में पढ़ाऊंगा। 2 जगह एक अनुसूची जोड़ी गई है हमारे इसके अंदर, वो धारा 25 और धारा 19 का देखिए विस्तार से क्या करती है वो अनुसूची, उसकी व्याख्या करती है और उसी अनुसूची को हम देखेंगे, है ना। थोड़ा आगे देखेंगे इस अनुसूची को। देखिए धारा 20, धारा 20 के अंदर कहा गया ये जो अनुसूची जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना 19 में मान एवं मानक वाली, इस अनुसूची में संशोधन का अधिकार केवल और केवल किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है भारतीय संसद को अधिकार दिया गया है
क्या है ये ऐसी अनुसूची जिसके अंदर हमारी स्टेट गवर्नमेंट या हम कह दें यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट संशोधन नहीं कर सकती? तो देखिए उसकी यदि हम बात करते हैं, उस सारणी को हम यहाँ पर देखते हैं तो धारा 19 और 25 के अनुसार एक अनुसूची जोड़ी गई है और जिसके अंदर देखिए छात्र और शिक्षकों के क्या किए गए, अनुपात निश्चित किए गए, कितने माह में पूरे होने का प्रावधान किया गया है, 6 माह में पूरे होने का प्रावधान। अब मैं ये सारणी समझा रहा, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छे से समझ लेना इस सारणी को और अच्छे से याद भी कर लेना। देखिए सबसे पहले आती है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 1 से 5 इस स्कूल को कहा जाता है प्राथमिक विद्यालय। याद रखना, ये क्या कहते हैं, प्राथमिक स्कूल। और यहां जो माट साहब होते हैं वो होते हैं L1 के अध्यापक, ठीक है ना। इसमें 2 चीजें बताई गई हैं, एक तो बच्चा और दूसरा उसमें शिक्षकों की संख्या। पहले नंबर पर आता है 60 बच्चों तक 2 अध्यापक होंगे। याद रखना, इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना मित्रों। 60 बच्चों तक 2 अध्यापक। आपसे पूछा जाए किसी स्कूल में 4 ही बच्चे हैं तो कितने टीचर होंगे? 2 अध्यापक अनिवार्य हैं, चाहे 1 बच्चा हो, चाहे 2 बच्चे हो या 60 बच्चे हो। 60 कितना? 2 अध्यापक। जैसे ही 61 से 90 तक बच्चे हो जाते हैं, 1 अध्यापक बढ़ जाता है और बढ़कर संख्या हो जाती है 3। अब देखिए 91 से 120 तक यदि संख्या हो जाती है तो अध्यापकों की संख्या 1 और बढ़ जाती है और बढ़कर कितनी हो जाती है? 4। और उसके बाद 121 से 200 तक तो देखिए अध्यापकों की संख्या कितनी की गई है? 5। तो आप ये मत सोचना ये अनुपात तय कर रखा, अनुपात नहीं है, निश्चित संख्या है। अनुपात होता तो अनुपात लिख के छोड़ देते, यहां का अनुपात 121 से 200 तक है क्या? आप देखिए, नहीं है ना, ठीक। 121 से 200 तक कितने अध्यापक होंगे? 5। एक नोट लगाकर और एक बात कहिए, यदि किसी स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो वहां पर एक हेड टीचर का प्रावधान किया गया है। हेड टीचर न कि हेड मास्टर। क्या किसकी बात की गई? हेड टीचर, HT, न कि हेड मास्टर। हेड टीचर को कहा जाता है मुख्य अध्यापक या प्रधान अध्यापक। तो देखिए कब मिलेगा? 150 से ज्यादा होने पर। और वैसे 121 से 200 तक 5 तो ऑलरेडी थे, ये देखिए 5 शिक्षक तो पहले ही थे, लेकिन एक और मिल जाएगा। मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर 151 बच्चे हैं तो सीधा सा है 121 से 200 तक कितने टीचर है? 5। और 150 से ऊपर यदि जाते हैं तो एक और मिल जाता है, टोटल संख्या कितनी होगी? 6। कितने तक हैं ये टीचर? यदि हम कह सकते हैं किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं तो कितने टीचर होंगे? सीधा सा है, कितने बच्चे होंगे? कितने होंगे? 6 होंगे। कितने से? 150 से लेकर 200 तक यहां लिख रखा है। अगर मान लीजिए अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि साहब 200 से अधिक बच्चे हो जाएं, जैसे मैंने कहा 230 बच्चे हैं किसी स्कूल में, अब कितने होंगे? तो सीधा सा है, देखिए एक हेड टीचर तो होगा ही होगा। अब आता है टीचर। 200 तक तो हमें पता है कितने होते हैं। 200 तक टीचर की संख्या जो तय की गई है वो कितनी है? 5। अब 200 से ज्यादा हो गए तो यहां एक बात कही गई है छात्र शिक्षक अनुपात के रूप में, यानी 40 बच्चों के ऊपर देखिए क्या होगा? एक अध्यापक और आ जाएगा। 40 तक तो यानी एक टीचर और आ जाएगा। कितने हो गए? 5 और 1 6, 6 और 1 7 टीचर हो जाएंगे। देखिए ये थोड़ा क्लियर कर लेना, अच्छे से सीख लेना। 150 बच्चों से ऊपर होने पर हेड टीचर आएगा, बाकी नहीं आएगा। अब आपके माइंड में देखिए कि बात चलने लग जाती है कि साहब RT में तो कहा गया है, कितना कहा गया? 40 अनुपात 1। ऐसा कुछ नहीं कहा गया, इसमें स्पष्ट लिखा है 40 से अधिक नहीं होगा। और अब मैं आपको एक चीज और सिखा देना चाहता हूं। यहां देखिए एक जानकारी दे देता हूं जो अभी MHRD द्वारा दी गई, MHRD द्वारा एक रिपोर्ट जारी की थी 9 फरवरी 2017 में, और स्पष्ट कहा था इसके अंदर, देखिए ये कहा था सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर 30 अनुपात 1 होगा।
उसके बाद नंबर 2 पर कहा था उच्च प्राथमिक स्तर पर। इस रिपोर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, इस स्तर पर देखिए इन्होंने स्पष्ट कहा था 35:1 होगा। फिर कहा इसके अंदर तीसरे नंबर पर माध्यमिक शिक्षा में या माध्यमिक स्तर पर देखिए होगा 30:1 होगा। ये याद रखना कब की रिपोर्ट है, 9 फरवरी 2017। जब भी पूछा जाए तो ये रिपोर्ट की हमें जानकारी होनी चाहिए। ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं और ये रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरटी के अनुसार क्या कहा गया, 30:1, 35:1, फिर 30:1 की बात कही गई है। अच्छे से याद कर लेना। और यहां आप देख सकते हैं, यहां अनुपात, ये जो अनुपात लागू है वो है 200 से ऊपर, औसत रूप से नहीं है। कितना है, 200 से ऊपर। तो इस तरह से देखिए अपने यहां। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, अब हमारा स्कूल आ जाता है 6ठी से लेकर 8वीं तक, यानी हम कह देते हैं इसको उच्च प्राथमिक विद्यालय। यहां कुछ अलग अनुपात है। यहां जो टीचर होगा हमारा कौन होगा, L2 का होगा। और L2 में 3 विषय निर्धारित किए गए हैं, 3 ही सीटें होती हैं स्कूल में। कौन कौन सी, देखिए, कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक होगा, एक विज्ञान और गणित का होगा। एक ही माट साहब होगा या उसको गणित भी पढ़ाना है, विज्ञान भी पढ़ाना। दूसरा टीचर होगा देखिए सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का, और यहां भी एक ही माट साहब। एक टीचर होगा भाषा को, जो सारी भाषाएं पढ़ाएगा जो स्कूल में चल रही हैं। तृतीय भाषा का जो टीचर होगा, हिंदी अंग्रेजी का टीचर होगा, वो भी एक ही होगा। टोटल कितने हो गए, 3 माट साहब। अब ये जो बात कही है, प्रत्येक 35 बच्चों के लिए कम से कम एक अध्यापक, तो सीधा सा है पीटीआर की यदि हम बात करें, पीपल्यू टीचर्स जो रेशो की बात करें तो कितना कहा गया, 35:1। और जैसे ही 35 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो यहां सीटें क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। एक की जगह कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। देखिए ये देखिए, एक की जगह कितनी हो जाएंगी, 2 सीटें हो जाएंगी। तो ये हमारी सारणी में था। अब इसमें देखिए, इसी अनुसूची के अंदर और आगे बताया गया है, अगर उच्च प्राथमिक स्कूल में 100 से ऊपर बच्चे हो जाते हैं, 100 का मतलब है 6ठी से लेकर 8वीं तक बच्चों की संख्या क्या हो जाती है, 100 अबाउ हो जाती है, तो वहां एक पोस्ट होगी किसकी, हेडमास्टर की। ये है हेडमास्टर भी, वो हेड टीचर था 5वीं तक। दूसरा देखिए, अंशकालिक टीचर भी आएंगे क्योंकि ये विषय भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षा। उसके अलावा फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, इसका भी एक अंशकालिक टीचर होगा। और एक होता है वर्क एजुकेशन, कार्यानुभव की शिक्षा। इनके लिए देखिए एक अध्यापक होगा जो परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी बेस पे लगाया जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी किताबें चल रही हैं और एक व्यक्ति कई स्कूलों में पढ़ा सकता है, क्योंकि अंशकालिक टीचर है। आधे दिन एक स्कूल में, आधे दिन दूसरे स्कूल में, और ऐसे इस विषय को पढ़वाया जा सकता है। लेकिन अभी तक हमारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई। हमारे आर्ट एजुकेशन वाले टीचर आज भी इंतजार कर रहे हैं, काश हमारे लिए ये वैकेंसी निकाली जाए और हमें रोजगार मिले। आज भी वो रोजगार की आस में बैठे हुए हैं हमारे एजुकेशन टीचर ना, इसका आर्ट एजुकेशन के जो शिक्षक हैं। लेकिन ये नहीं की गई है सरकारों द्वारा व्यवस्था, क्योंकि फंडिंग उपलब्ध नहीं हो पाई, इसलिए ये व्यवस्था हो नहीं पाई। और आगे बढ़ते हैं, देखिए शिक्षण के घंटों को तय किया गया है। इसी अनुसूची को पढ़ रहा हूं मैं अभी। एक शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष, या हम कह देते हैं अकादमिक वर्ष, इसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई से 30 जून तक। 30 जून तक ये कहलाता है हमारा एकेडमिक ईयर, या हम कह देते हैं एजुकेशनल कैलेंडर। वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक का, और कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तीनों कैलेंडर याद रखना, हमारे एजुकेशन का कैलेंडर। इसके अंदर देखिए कार्य दिवस और शिक्षण के घंटों भी तय किए गए हैं। एक कैलेंडर वरना एक शैक्षणिक ईयर के अंदर 1 से 5 तक के लिए देखिए कार्य दिवस कितने होने चाहिए, 200 दिन स्कूल लगना अनिवार्य है 365 दिन में से। और शिक्षण घंटों की बात करें तो 800 शिक्षण घंटे बताए गए हैं। कितने बताए गए इसमें, 800 शिक्षण घंटे जरूरी हैं। एक साल में 800 घंटे पढ़ाना जरूरी है।
स्कूल लगना चाहिए। उसके बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए देखिए शिक्षण कार्य दिवस तय किए, 220 दिन स्कूल लगना जरूरी और शिक्षण के घंटे तय किए गए हैं, 1000 शिक्षण घंटे हैं इसमें। ये दोनों तथ्य याद रखना, आरटी में क्या है दोस्तों, फिक्स है, इतने दिन स्कूल और इतने शिक्षण घंटे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये परीक्षा में पूछा गया है, प्रति सप्ताह के लिए देखिए कुछ कार्य घंटों को बताया गया, न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या तय की गई है, 45 शिक्षण घंटे होने चाहिए एक सप्ताह में। यानी एक वीक में देखिए कितने घंटे पढ़ाना जरूरी है, 45 घंटे पढ़ाना जरूरी है बच्चे को। और इन्हीं 45 घंटों में उस टीचर के तैयारी का समय भी इंक्लूड है। तो साथ में देखिए इसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। याद रखना, ये तो थी हमारी अनुसूची, 1 से 5 तक को देखा, फिर 6 से 8 देखा और उसके बाद शिक्षण के घंटे और कार्य दिवस को हमने देखा। और यहाँ से इस अनुसूची से पूछ लिया जाता है, धारा 19 और धारा 25 में इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं धारा 21, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जिसको मैंने अलग से भी पढ़ाया था आपको एसएमसी में। तो देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसएमसी, एसएमसी के गठन का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है, 21 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इस एसएमसी में, इसमें जो कहा गया, इस कानून में कहा गया है, स्पष्ट कहा गया 3/4 सदस्य कौन होने चाहिए, अभिभावक। और उसके बाद देखिए इसमें कहा गया है 50% महिला होनी चाहिए सदस्य। इस कमेटी के अंदर भी आप देख रहे हो महिलाओं की संख्या का अनुपात रखा गया 50%। अभिभावक होने चाहिए कितने प्रतिशत, 75%, जिसे हम कह देते 3/4 या क्या कह दे 75%। वर्तमान में देखिए जो एसएमसी में जो संख्या निर्धारित की है, रिकॉल करो जल्दी से, कितनी है, 16। लेकिन जब कानून बना था तो उसमें संख्या कितनी थी, 15, और अब 2016 से इसमें कितनी संख्या कर दी है, 16 संख्या कर दी है एसएमसी में। धारा 22 में भी कहा गया, ये भी मैं पढ़ा चुका पूर्व की क्लास में, विद्यालय की विकास योजना यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग जो तैयार करेगी, कौन करेगी, एसएमसी द्वारा की जाएगी। और ये जो विकास योजना एसएमसी बनाएगी, कितने वर्ष की बनाएगी, 3 वर्ष की। कितने वर्ष की योजना बनाएगी, 3 इयर्स प्लानिंग तैयार करेगी। अर्थात एसएमसी का खुद का कार्यकाल 2 वर्ष, लेकिन योजनाएं बनाएगी 3 साल की। तो धारा 21 एसएमसी का गठन, धारा 22 में विद्यालय विकास योजना का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया इसके अंदर। अब देखिए धारा इसके बाद 22 के बाद चलते हैं धारा 23। धारा 23 के अंदर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है, शिक्षकों की नियुक्ति और न्यूनतम योग्यताएं। न्यूनतम योग्यताओं के अंदर देखिए कहा गया है यहां पर टेट। शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए एक परीक्षा होनी चाहिए जिसका नाम है पात्रता परीक्षा, और जिसका परिणाम है किसका जन्म हो गया, टेट। और टेट को राजस्थान में तो रिक्रूटमेंट कर दिया जिसे कहा जाता है रिट। 2 अलग अलग परीक्षाएं न करके एक ही परीक्षा कर दी गई है कंबाइंड, जिसमें ये भी शामिल है हमारा टेट भी और चयन भी, दोनों चीजों को शामिल किया गया है, जिसको मित्रों क्या कहा गया है, रिट। और ये जो रिट की जो परीक्षा है, टेट की जो परीक्षा, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, धारा 23। अगर ये धारा नहीं होती तो ये कभी परीक्षा नहीं होती। अब देखिए इसमें भी ये कहा गया है कि सरकारें किसी व्यक्ति को देखिए या किसी भी देखिए व्यक्ति को क्या बना सकती है, शिक्षक बना सकती है, लेकिन उस व्यक्ति को 5 साल में योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी, यानी टेट पास करना पड़ेगा। और सरकार ने हाल ही में इसमें और छूट दे दी, याद रखना इस चीज को, 5 की जगह अभी हाल ही में सरकार द्वारा कितना कर दिया है, 9 वर्ष की छूट दे दी गई है। 9 वर्ष में उसे पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है, या हम कह दें न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करना जरूरी है।
पहले कितने साल की छूट थी? 5 साल की। अब कितने साल की छूट है? 9 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, नया अमेंडमेंट है हमारे आरटीई के अंदर, याद रखना। अब कितने साल की छूट दी गई है? 9 वर्ष। पहले कितनी थी? 5 साल की छूट दी गई थी। आगे चलते हैं, धारा 24। धारा 24 में देखिए शिक्षकों के कर्तव्य और शिक्षकों की शिकायतों को दूर करने का प्रावधान। सबसे पहले हम टीचर का कर्तव्य देखते हैं। टीचर के जो दायित्व दिए गए हैं, देखिए क्या क्या दायित्व है। नंबर 1, नियमित और समय पर स्कूल जाए। नियमित जाए और समय पर जाए, ऐसे नहीं जाए तो डेली लेकिन लेट चला जाए, नहीं। धारा किसका उल्लंघन है? 24 का। उसके बाद देखिए स्पष्ट कहा गया है समय पर उस बच्चे का पाठ्यक्रम पूर्ण कराए। पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, पाठ्यक्रम बनाता नहीं है, पूर्ण कराना। जैसे जैसे सरकार ने जो तय की गई है समय सीमा, उस समय सीमा में उसके पाठ्यक्रम पूरा कराने का दायित्व टीचर का है। नंबर 3, तीसरा कार्य गया है अतिरिक्त शिक्षण और योजना बनाना। याद रखना, जब कभी भी स्कूल का हेडमास्टर या प्रिंसिपल ये कह दे टीचर से कि आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो लेनी है, अगर नहीं लेते हैं तो धारा का उल्लंघन हो जाएगा 24 के 3 नंबर का। स्पष्ट लिखा है एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा टीचिंग करवाने का प्रावधान है। और उसके अलावा अपनी पाठ योजनाओं का निर्माण करने का भी प्रावधान किया गया है, यानी अपनी टीचिंग की योजनाएं बनाना। जो देखिए डायरी के अंदर लिखता है टीचर अपनी प्लानिंग को, अगर नहीं लिखता है तो धारा किसका उल्लंघन माना जाता है? धारा 24 के भाग 3 का उल्लंघन। उसके बाद देखिए टीचर को एक दायित्व दिया गया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन। पेरेंट्स टीचर का मतलब होता है अभिभावक, शिक्षक बैठक। इसका आयोजन करना जरूरी है। महीने में एक बार तो हो जाए, महीने में नहीं हो। जब ऐसे होता है समेटिव असेसमेंट तो उसके बाद बैठक करना अनिवार्य होता है, ताकि बच्चे की प्रोग्रेस आप उसके अभिभावकों से शेयर कर सकें और उन्हें भागीदार बना सकें। उसके बाद यदि इन चारों कार्यों को कोई टीचर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन सी कार्रवाई की जाएगी? अनुशासनिक कार्यवाही, यानी डिसिप्लिनरी। देखिए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, अन्यथा या तो वो काम कर दे, नहीं उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। अगली चीज आती है इसमें शिकायतों को दूर करना। शिकायत देखिए हमारे टीचर्स की शिकायत हो सकती है, उनकी शिकायतों का निवारण कैसे किया जाए, शिक्षक की समस्याओं का समाधान। सबसे पहले टीचर अपनी समस्या को रखेगा एसएमसी के सामने सर्वप्रथम। अगर यहां फैसला नहीं होता है तो देखिए फिर जाएगा वो अपने पंचायत लेवल के अधिकारी के पास, और जिसको कहा जाता है पीओ। अगर या तो यहां फैसला हो जाता है तो नहीं, फिर उसके बाद देखिए वो जाता है ब्लॉक लेवल पर, और ब्लॉक लेवल पर देखिए बैठता अधिकारी सीबीओ। और यहां पर देखिए कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में जो शामिल किए जाएंगे, देखिए सचिव तो बनाया जाएगा, इस कमेटी का देखिए सचिव बनाया जाएगा सीबीओ साहब, और इस कमेटी का अध्यक्ष जो बनाया जाएगा, क्योंकि तृतीय श्रेणी जो अध्यापक होते हैं हमारे किसके अधीन होते हैं? बीडीओ के अधीन। देखिए बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इस तरह से ये अध्यक्ष होगा, ये सचिव होगा, इसकी कमेटी बनाए। फिर भी निर्णय नहीं है, अंतिम निर्णय किया जाएगा जिला स्तर पर। अंतिम निर्णय किसका होगा? जिला स्तरीय कमेटी। और जिला स्तर के ऊपर देखिए इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम कहते हैं सीओ जिला परिषद का। कौन होता है? सीईओ, क्योंकि ये नियुक्ति देता है इनकी। और इसका सचिव बनाया जाएगा, किसको बनाया जाएगा? जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री को बनाया जाएगा, जो जिले पर बैठा रहता है। जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री को इसका क्या बनाया जाएगा? सचिव। और अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? सीओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और वो कमेटी का निर्णय अंतिम होगा, इसके आगे कहीं रिपोर्ट नहीं जाएगी।
तो ये प्रावधान किसमें किया है? शिक्षकों की समस्या पहले एसएमसी, फिर पीओ, फिर सीबीओ और फिर जिला स्तर पर ऐसे देखिए प्रावधान किया गया। धारा 25 हम पढ़ी चुके हैं जो अनुसूची थी, और उसके अंदर देखिए 6 माह में अनुपात लागू करने की बात कही गई है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखते 30:1, 35:1 का प्रावधान, 30:1, 1 से 5 तक, और उसके बाद 6 से लेकर 8 तक का प्रावधान। और ये जो प्रावधान जो किया गया है इसकी मैंने आपको बताई थी 9 फरवरी 2017 के अनुसार। धारा 26 शिक्षकों की रिक्तियों को भरना 10% से ज्यादा प्रतिशत से अधिक सीट रिक्त नहीं हो सकती, और यदि इससे ज्यादा सीट यदि खाली हो जाती है 10% से तुरंत भर्ती निकाली जाए और नए शिक्षक लगा दिए जाएं। पूछा जा सकता है कितनी सीटें खाली हो सकती हैं? मात्र और मात्र 10% हो सकती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए धारा 27 गैर देखिए शैक्षिक कार्यों में टीचर को नहीं लगाया जाए, केवल 3 कार्यों के लिए कहा गया है, इनमें लगा सकते हैं। इनके अलावा टीचर को किसी कार्य में नहीं लगाया जाए। पहला कार्य 10 वर्षीय जनगणना, दूसरा कार्य आपदा या महामारी को आ जाए, आपदाओं में जैसे भूकंप, चक्रवात, है ना, इनमें लगाया जा सकता है। और तीसरा आता है चुनाव कार्य, तीसरा आता है चुनाव कार्यों के अंदर लगाया जा सकता है। जैसे कोरोना में टीचर्स को लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है, ये आपदा महामारी में आती है, इसे डिजास्टर घोषित किया जाता है, पैंडेमिक घोषित किया जाता है। धारा 28 बहुत ही अच्छी बात कही गई है। धारा 28 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराया जाए, क्योंकि ये कानून किसके लिए लागू होता है? 6 से 14। अब देखिए इसके बाद की उम्र के ऊपर लागू नहीं होता, पहले डिफाइन किया है कि ये कानून किसके लिए बना है, 6 से 14 वर्ष। लोग इसको अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, सीधी सी बात है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निजी या प्राइवेट घर पर शिक्षण नहीं करा सकता टीचर। ये इसमें प्रावधान किया गया। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर क्या की गई है? रोक। कौन से ट्यूशन के लिए? 6 से 14 वर्ष, इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को वो पढ़ाए या नहीं पढ़ाए उसकी मर्जी है, लेकिन कानून जो प्रोटेक्ट करता है वो कितना करता है? 6 से लेकर 14 वर्ष। इस तरह से ये हमारा सबसे बड़ा अध्याय जो खत्म हो जाता है 4 नंबर। 5वां अध्याय आता है बच्चे के पाठ्यक्रम का। प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है 1 से 8 पाठ्यक्रम, और उसका पूरा किया जाना किसमें आता है? अध्याय 5 में बच्चे का पाठ्यक्रम आता है। तो ध्यान रखना धारा 29 के अंदर किसको बताया गया? उसके बच्चे का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तय करना कौन तय करेगा? इसके अंदर स्टेट लेवल की एजेंसी तय करेगी, और सबसे बड़ी जो एजेंसी है जो उसका नाम क्या है? RSCERT, नोडल एजेंसी घोषित किया गया कानून में, वो तय करेगी पाठ्यक्रम। दूसरा कहा गया ध्यान देने योग्य बातें, कि ये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन जब तय करें तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कौन कौन से बिंदुओं को समावेश किया गया। एक तो है संवैधानिक मूल्यों का, उस पाठ्यक्रम में जो हमारे संविधान के अंदर जो मूल्य दिए गए हैं उन मूल्यों का क्या होना चाहिए? समावेश। मूल्यों की यदि हम बात करें, समानता, कैसे? स्वतंत्रता, ऐसे जो मूल्य दिए गए हैं उन मूल्यों का क्या होना चाहिए? समावेश होना चाहिए। संवैधानिक मूल्य है वो। बालक का संपूर्ण विकास, होल डेवलपमेंट चाइल्ड का, उसका शारीरिक, उसका मानसिक, और उसका देखिए हम एक तरह से कहें कि को करिकुलम एक्टिविटी कराकर उसका संपूर्ण डेवलपमेंट की जिम्मेदारी बात की। और शिक्षा देखिए, ये जो प्रारंभिक शिक्षा है ये कौन सी भाषा में उपलब्ध कराई जाए बच्चे को? उसकी मातृभाषा में। भय युक्त वातावरण, स्कूल में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए। स्कूल खेलता कूदता नाचता हुआ जाए बच्चा कि मुझे स्कूल जाना है, उसके बड़ा इंटरेस्ट हो। और अंत में देखिए यहां देखते हैं CCE मूल्यांकन की बात कही गई है। इसी को कहते हैं हम देखें कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, और हिंदी में कहा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये पूछ लिया जाता है CCE का जन्म कहां से हुआ? RTE की धारा 29, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए CCE के लिए। तो मूल्यांकन विधा अभी तक राजस्थान में हो रही है, 1 से 5 तक तो होता है CCE,
लेकिन इस कानून के अनुसार है 1 से 8 तक लागू किया जाए, अभी नहीं किया गया है, ट्रायल के रूप में चल रहा है, धीरे धीरे इसे भी लागू कर दिया जाएगा। कहां में? प्रारंभिक शिक्षा में। धारा 30 के अंदर देखिए कहा गया है, इसके अंदर किसके बारे में कहा गया है? बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। कहां पर? 1 से लेकर 8वीं तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होनी चाहिए बच्चे की। आपके मन में आया होगा क्वेश्चन, सर 5वीं में नाम है अधिगम मूल्यांकन स्तर परीक्षा। फिर आपके मन में एक विचार है, सर 8वीं में भी होती है। 8वीं वाली परीक्षा का नाम है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। कहीं बोर्ड परीक्षा का कोई जिक्र नहीं है, और उस परीक्षा का आयोजन पहले बोर्ड करवाता था हमारा, और अब उस परीक्षा का आयोजन पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को दिया गया है। लेकिन वो परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और सर्टिफिकेट जारी करते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करते हैं। साइन वो इंस्टीट्यूट करेगी जहां से बच्चे ने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की है, उसके द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करना कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा क्या हो गई है? पूरी हो गई है, जारी करना। ये देखिए आपके सामने बोर्ड परीक्षा नहीं और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर उसे बच्चे को क्या दिया जाए? सर्टिफिकेट। क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? स्कूल का संस्था प्रधान। ये देखिए, अब देखिए इसके बाद हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अध्याय आता 6, जिसमें बालकों के अधिकारों की किसकी बात कहिए? संरक्षण की। यहां से ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, इतना ही पूछा जाता है बालकों के अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था कौन से अध्याय में की गई? अध्याय 6। और इसके अंदर आती है, इस अध्याय में 4 धाराओं का उल्लेख किया गया है। और धारा देखिए 31 के अंदर स्पष्ट कहा गया है, बाल शिक्षा अधिकारों की मॉनिटरिंग करना। किसका काम है? ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग का काम है। बच्चे के अधिकारों के संरक्षण की क्या की जाए? मॉनिटरिंग की जाए। धारा देखिए 32 के अंदर कहा गया है, स्थानीय प्राधिकारी को शिकायत करना। अगर किसी भी प्रकार की आपको बच्चे का अधिकार से संबंधित, हनन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, बच्चा सबसे पहले किसको बताए? अपना अधिकारी। जैसे सबसे पहले प्राधिकारी कौन आता है? पीओ। पीओ के बाद आता है सीबीओ। इन लोगों, ऐसे नहीं डायरेक्ट इसके पास जाए, पहले इसके पास जाए, फिर किसके पास जाए? सीबीओ साहब के पास। और सीबीओ से भी देखिए निवारण नहीं होता है तो फिर वो देखिए बाल संरक्षण आयोग में जाए, सीधा नहीं जाए, पहले उसको यहां पर अपनी समस्याओं का क्या करना चाहिए? समाधान। यहां लिखा 3 माह में शिकायत का निवारण करना जरूरी होता है इसे अधिकारी द्वारा। उसके बाद देखिए वो अंत में जाए, अगर 3 महीनों में बच्चों की शिकायत का निवारण नहीं होता है, उस बच्चे को देखिए उसके अधिकारों का जो हनन कर रहे हैं उससे संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है, वो शिकायत दूर नहीं होती है, तो वो देखिए 3 महीने बाद कहाँ जा सकता है? बाल संरक्षण आयोग में शरण ले सकता है। किसके लिए? अपने अधिकारों के लिए। अब देखिए हमारी सरकारों को सलाह देने के लिए 2 कमेटियां बनाई गई हैं। सलाहकार समिति, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय सलाहकार समिति। और इस समिति के कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबरों के लिए कहा गया है। और इस कमेटी का काम क्या है? सरकारों को सलाह देना। तो देखिए सबसे पहले आता है धारा 33 में राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार परिषद। कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। क्या काम इस कमेटी का? केंद्र सरकार को परामर्श देना। इसी तरह से याद रखना, राज्यों में भी देखिए धारा 34 के अंदर प्रावधान किया गया है, सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15। काम क्या किया जाएगा? राज्य सरकार को परामर्श देना, ये काम है देखिए इसका। ठीक है, ये अब देखिए हमारा अंतिम अध्याय आता है जिसका नाम है अध्याय 7 और उसका नाम है प्रकीर्णन या अन्य मुख्य बातें। और इसके अंदर भी कुछ धाराओं का उल्लेख किया गया है। धारा आती है हमारी कौन सी? 35। धारा 35 के अंदर देखिए कुछ पावर टू इशू डायरेक्शन यानी निर्देश जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। क्या नाम है? निर्देश जारी करने के अधिकार। निर्देश जारी करना कौन जारी करेगा? देखिए राज्य सरकारों के लिए तो केंद्र सरकार आदेश देगी,
और उसके बाद स्थानीय अधिकारी के लिए कौन जारी करेगी? राज्य सरकार जारी करेगी। एसएमसी के लिए निर्देश जारी कौन करेगा? स्थान अधिकारी। सीधा सा है। निर्देश जारी देखिए कहां से जारी होगा? सबसे पहले केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार किसको कहेगी? राज्य सरकार को। अब देखिए राज्य सरकार किसको कहेगी? स्कूल की देखिए स्थानीय जो प्राधिकारी उसको कहेगी, स्थानीय अधिकारी या प्राधिकारी इसको कहा जाएगा। और ये किसको कहेगा? स्कूल के एसएमसी को कहेगा, क्योंकि लास्ट तो देखिए नीचे कौन है? एसएमसी है। ऐसे देखिए सब लोग अपने अपने स्तर पर अधिकार जारी कर सकते हैं, या हम कह दीजिए निर्देश जारी करने की शक्ति दी गई है धारा 35 के अंतर्गत। अब आती है धारा 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 जगह दंड देने का प्रावधान किया गया था धारा 13(2) के अंदर, धारा 18(5) के अंदर और धारा 19(5) के अंदर देखिए दंड देने का प्रावधान किया गया है। और इन तीनों प्रावधानों के अंदर देखिए दंड यानी जुर्माने की बात थी। 10 गुना, 25,000, 1 लाख ऐसे जुर्माने तय किए गए थे। ये जुर्माने देखिए तय करने से पहले जो अधिकारी तय कर रहा है उसे अपने उच्च अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि उच्च अधिकारी परमिशन नहीं देता है तो आप जुर्माना तय नहीं कर सकते। इसलिए देखिए इसमें प्रावधान किया गया है कि कार्रवाई करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने का प्रावधान किया। डायरेक्ट दंड नहीं दिया जा सकता, डायरेक्ट देखिए जुर्माना लागू नहीं किया जा सकता। और धारा 37 के अंदर देखिए बहुत ही ज्यादा देखिए इसमें बात कही गई है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और एसएमसी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किसी भी निर्णय के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते। बाल संरक्षण आयोग ने जो कुछ निर्णय दे दिए वो फाइनल है, उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, या हम कह दे कोर्ट में कोई वाद दायर नहीं होगा। सुनवाई होगी तो कहां होगी? समुचित स्थानीय एसएमसी और बाल अधिकार संरक्षण आयोग में ही सुनवाई होगी। इसकी जो कुछ होना है आप कोर्ट में नहीं जा सकते। उसके बाद आता है धारा अंतिम 38, राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाने का क्या दिया गया है? राज्यों को अधिकार दिया गया है। कुछ बिंदुओं पर राज्य सरकार क्या बना सकती है? नियमावली। और राज्य सरकार की यदि बात करते हैं, राजस्थान में जो नियमावली बनाई गई इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते ना इसी धारा का प्रयोग करते हुए राजस्थान में नियमावली जो बनाई गई थी, और वो बनाई गई थी 2011 में। और भारत सरकार ने नियमावली जारी की थी, वो जारी कब की गई थी? वो नियमावली 2010 में। और राजस्थान में उस नियमावली का देखिए संशोधन करके अपनी खुद की नियमावली बनाई जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। और आपसे सवाल ऐसे भी पूछा सकता है, राज्य सरकारें नियमावली बना सकती इस कानून को लागू करने के लिए, धारा कौन सी में उल्लेख किया गया? अंतिम धारा जिसका नाम क्या है? 38 में उल्लेख किया गया है। इस तरह से मित्रों अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एक एक धाराओं का मैंने देखिए सही ढंग से एक तरह से देखिए उनका देखिए व्याख्या करते हुए आपको बताया। आप सोच रहेंगे कि ये लिखा क्यों था? क्योंकि कानून था, कानून की किसी धारा को गलत तरह से हम प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, इसलिए उसको सही ढंग से समझने के लिए कानून में जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं बातों को सरल से सरल भाषा में लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनका आप हल करने का प्रयास करना। पूर्व में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को भी पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों पार्टों को बहुत अच्छे से देखना, सुनना और समझना और लिखने की कोशिश करना। सभी को मेरा एक बार नमस्कार भी।